हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर हमें बात करनी है और आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स की थ्योरी। आखिर जॉन रॉल्स का नया सिद्धांत है क्या, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जॉन रॉल्स का नया सिद्धांत में जब हम बात करते हैं, आखिर क्या कुछ स्पेशल है जॉन रॉल्स की थ्योरी में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें आखिर जस्टिस का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम जॉन रॉल्स पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग पर। आखिर जस्टिस, इसका मीनिंग क्या है। जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो उसका मीनिंग होता है बांधना या जोड़ना। लेकिन हम ये भी देखें आखिर टू बाइंड या फिर हम कहें टू ऐड। लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखते हैं जस्टिस को हम ये भी कह सकते हैं, आखिर जब बांधना या जोड़ने की बात की जा रही है, किसको बांधने की बात की जा रही है, किसको जोड़ने की बात की जा रही है, तो ये भी समझना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं व्यक्तियों, समुदायों तथा समूह को एक सूत्र में बांधना। इसका हम देखें आखिर जस्टिस की जब हम बात करते हैं, इसका एक सिंपल सा मीनिंग तो ये निकलता है कि बांधना या जोड़ना। चलिए ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं आखिर किसको बांधने की बात की जा रही है, किसको जोड़ने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं व्यक्तियों, समुदाय तथा समूह को एक सूत्र में बांधना क्या कहलाता है, जस्टिस, न्याय। लेकिन हम ये देखते हैं उसके बाद लॉर्ड ब्राइस ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है आखिर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें, लॉर्ड ब्राइस का मानना है यदि राज्य, इट मीन जस्टिस की जब हम बात करते हैं, जस्टिस का इमेजिन की हम बात करें, आखिर इसकी कल्पना हम कहाँ पर कर सकते हैं, एक स्टेट में ही पॉसिबल है, एक राज्य में ही कर सकते हैं। और अगर किसी भी हम कहें किसी भी स्टेट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है, या हम कहें स्टेट में इसका इम्पोर्टेंस है, वह प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह स्टेट बहुत अच्छा बन सकता है। उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी प्रॉपर। अगर जस्टिस का ही कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसी को ही हम बेस बना करके देख सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया है। उसका मानना है कि यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो क्या होगा, तो अंधेरा कितना घना होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें लॉर्ड ब्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिस बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसा कोई नहीं कि अगर हम देखें ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे जस्टिस की आवश्यकता नहीं है और मैं अपना काम बहुत इजीली चला सकता हूँ। लेकिन हम ये देखते हैं हमेशा स्टेट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जस्टिस, हम कहें जस्टिस का कॉन्सेप्ट अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता स्टेट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं, स्टार्टिंग से जैसे हम बात कर रहे थे कि जॉन रॉल्स की थ्योरी पर आते हैं, आखिर क्या कुछ स्पेशल है। लेकिन हम थोड़ा सा देखें आखिर संगठित व्यवस्था, हम ये कहते हैं संगठित व्यवस्था, ऑर्गेनाइज सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज जो होता है सिस्टम, एक संगठित व्यवस्था होती है। उसका आधार हम देखते हैं, सपोज करें कोई भी स्टेट है, अगर वह स्टेट बहुत ही एक अच्छा स्टेट है और हम मानते हैं डेवलप स्टेट है, बहुत सारी उसमें जो भी पीपल्स को जो बेनिफिट्स मिल रही है वो किस बेस पर मिलती है, हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज स्टेट है, या हम कहें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टेट काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर। इट मीन्स कानून की व्यवस्था होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कानून की व्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, अगर प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं, फिर अगर कानून बने हुए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। इट मीन्स कानून का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई कानून का उद्देश्य नहीं होता, कोई लॉ किसी ऑब्जेक्टिव के बेस पर कोई काम नहीं हो पाता। नहीं, हमें भी देखते हैं किसी भी स्टेट में लॉ का भी होना जरूरी है, कानून भी होने चाहिए। कानून होते हैं तो बनाए किस लिए जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता है, वो हम सभी जानते हैं। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव को लेकर जब हम बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। इट मीन्स न्याय की स्थापना करना ही सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, स्टेट का। उसके बाद हम कहें, अगर हम कहें जस्टिस नहीं है किसी भी स्टेट में, या हम कहें विदाउट जस्टिस
हम कह सकते हैं कि बिना कानून न्याय के बिना अगर जस्टिस नहीं है तो कानून भी प्रॉपर रनिंग में नहीं रह पाएगा, प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगा। तो ठीक है, अगर हम कहें कि जस्टिस, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं न्याय और कानून। हम कहें कि जस्टिस है, अगर किसी भी स्टेट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो लॉ भी काम करेगा, कानून भी होगा। अगर हम कहें कि कानून प्रॉपर वर्क कर रहा है तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों का हम कह सकते हैं, दोनों का एक इक्वल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमें देखते हैं आखिर जस्टिस को लेकर या हम कहीं लॉ को लेकर बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। चाहे हम प्लेटो से अगर हम स्टार्ट करते हैं, एथेंस ग्रीस पीरियड में ही अगर हम देखते हैं जस्टिस को लेकर बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। चाहे हम प्लेटो की जब हम बात करते हैं, प्लेटो की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है रिपब्लिक। द रिपब्लिक में जब हम देखते हैं तो प्लेटो का अपना मानना क्या है कि एक आइडल स्टेट होना चाहिए, एक आदर्श राज्य होना चाहिए। लेकिन हमें देखते हैं बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं कि एक मोनार्की सिस्टम में एक आइडल स्टेट को बनाने की बात की जाती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, एक मोनार्की सिस्टम, एक राजतंत्रीय व्यवस्था, एक मोनार्की सिस्टम होगा और उसमें एक आइडल स्टेट भी बनाया जाएगा। लेकिन आइडल स्टेट बनाने के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं जस्टिस इट मीन्स न्याय का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि आइडल स्टेट होना चाहिए, एक आदर्श राज्य होना चाहिए, तो विदाउट जस्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। तो जस्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम थोड़ा सा और भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति, इट मीन्स हम कहें पर्सन एंड स्टेट। अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन को लेकर बात करें तो हम कह सकते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स की हम बात करें, व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाए या फिर स्टेट को स्वतंत्रता दी जाए। अगर हम कहें स्टेट को हम पावरफुल बना लेते हैं और पीपल्स को, ठीक है ना, या हम कहें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं बहुत सारे अलग अलग, उनको स्वतंत्रता ना दी जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हमें भी देखते हैं बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। आखिर स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास कितनी पावर होनी चाहिए? अगर एक व्यक्ति को पावर मिली है तो किससे मिलेगी? स्टेट में रहते हुए तो मिलेगी, या विदाउट स्टेट उसको पावर मिल सकती है, उसकी पावर को एक्सेस किया जा सकता है? नहीं। लेकिन हमें भी देखते हैं क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है कि आखिर स्टेट को अगर हम दोनों के रिलेशन में बनाते हैं, एक व्यक्ति और राज्य दोनों के रिलेशन को लेकर हम देखते हैं तो स्टेट को हम ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं या हम कहें कि एक व्यक्ति को हम ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि व्यक्ति के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, लेकिन हमें भी देखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर भी हमारे सामने जो चाहते हैं कि स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। अगर हम देखें तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग तरीके के हम देख सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें दो एस्पेक्ट को लेकर हम बात कर सकते हैं। जो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारे पास है वो क्या है? लिबर्टी वाला है। हमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो चाहते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन हमें भी देखते हैं बहुत सारे स्कॉलर ऐसे भी हैं, हम कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर ऐसे भी हैं जो चाहते हैं इक्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें आखिर लिबर्टी कितनी होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या हम कहें इक्वालिटी को लेकर अगर हम देखते हैं उसमें अलग अलग थिंकर हैं जो लिबर्टी के फेवर में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्कॉलर भी हैं, हम कह सकते हैं जो बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं बैलेंस बनाने की बात किसी ने नहीं की अभी तक। स्पेशल आखिर क्या है? जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें भी देखते हैं आखिर जो दो एस्पेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? एक पहलू, यानी कि हम कह सकते हैं एक साइड ऐसी है जिसमें बात की जा रही है कि लिबर्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन फिर इक्वलिटी का क्या होगा? समानता को लेकर फिर हम क्या सोचेंगे? लेकिन हमें देखते हैं फिर जो दूसरी साइड है वो क्या चाहती है कि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर लिबर्टी को लेकर हम क्या करेंगे, फिर क्या सोचेंगे, क्या करना है?
लेकिन हम देखते हैं लिबर्टी हो या फिर इक्वालिटी, दोनों क्या चाहते हैं, दोनों की इच्छा यही है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए। लेकिन हम ये देख पाते हैं लिबर्टी को लेकर हम बात करें या फिर इक्वालिटी को लेकर, लेकिन ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं दो एस्पेक्ट को बेस बनाया जाता है और उस पर प्रयास किया जाता है। लेकिन हमें भी देखिए कि आखिर जस्टिस को लेकर एक स्टेट में न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं प्लेटो को लेकर हमने डिस्कस किया कि आइडियल स्टेट को लेकर बात की जाती है, चलिए ठीक है। लेकिन हमें देखते हैं ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने जो भी इस तरह का कुछ इमेजिन किया कि स्टेट में ऐसा होना चाहिए, स्टेट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन हमें भी देखते हैं प्लेटो के बाद अगर हम अरिस्टोटल की बात करें, अरस्तु की जब हम बात करते हैं तो उसने भी बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स किए हैं। और अगर हम देखें जब हम अरिस्टोटल पर आते हैं तो उसमें उसने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट में बात की गई है वितरण न्याय, इट मीन्स अगर हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय को लेकर बात की गई है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात कर सकते हैं सुधारात्मक न्याय, इट मीन्स करेक्टिव जस्टिस। सुधारात्मक न्याय यानी कि 2 अलग अलग उसके पार्ट बनाए गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उसमें जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर भी बात की जाती है, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा, नहीं ऐसा नहीं है। प्लेटो के बाद जब हम आते हैं उसके बाद अरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं तो वह भी बात करता है जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर, वह भी बात करता है। लेकिन हमें देखते हैं उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हैं और उस पर काम भी करते हैं। लेकिन हमें देखते हैं जैसे हमने लिबर्टी और इक्वालिटी को बेस बनाया, उसमें अलग अलग 2 तरह के हम कह सकते हैं स्कॉलर हैं। लेकिन उसके बाद आखिर जब हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं, जॉन रॉल्स ने स्पेशल क्या किया, उसने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है ना। उसने क्या किया, जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो दोनों पक्षों का क्या किया, कोऑर्डिनेशन, समायोजन करने का उसने एक प्रयास किया है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भी है और समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हम देखते हैं ऐसा प्रयास उसने किया, जैसे हम ये करते हैं ना, जब कोई बहुत सारे अपनी लाइफ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हमें लगता है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं कुछ और भी इसमें रिफॉर्म्स किया जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो तभी तो हो पाता है। अगर हम सोचें कि ठीक है इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर तो हम हार मान चुके हैं। लेकिन हमें देखते हैं जब जॉन रॉल्स की एक बुक की हम बात करें, अगर हम देखें, हालांकि जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो यूएस से, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और हमें भी देखते हैं जॉन रॉल्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, 1971 में एक बुक पब्लिश होती है जॉन रॉल्स की, और हम कह सकते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं 1917 में पब्लिश होती है और हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचा देती है। तहलका किस चीज़ को, हमें देख सकते हैं अभी तक लिबर्टी और इक्वालिटी को लेकर इस तरह की कोई थ्योरी मर्जी नहीं हो पाई है जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर। लेकिन जॉन रॉल्स ने ऐसा एफर्ट्स किया, उसने कहा लिबर्टी भी होनी चाहिए, इक्वालिटी भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक क्या था, अभी तक हमें देख पाते हैं कुछ ऐसे हैं जो लिबर्टी को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इक्वालिटी को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो जॉन रॉल्स ने स्पेशल क्या किया, उसने अपने एक थ्योरी का नाम भी दिया जस्टिस को लेकर। जब बात की जाती है फेयरनेस, इट मीन्स अगर हम देखते हैं फेयरनेस, निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो फेयरनेस का कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन हमें भी देखते हैं आखिर इस बुक में स्पेशल है क्या। जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, आखिर इस बुक में स्पेशल है क्या, तो हमें देखते हैं उदार लोकतंत्र, इट मीन्स हम कह सकते हैं सपोर्ट टू लिबरल डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र का समर्थन किया है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अगर हम देखते हैं ऑल ओवर, अगर हम देखते हैं इस बुक का जो कंक्लूजन है वो क्या है, एक साइड में किसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट टू लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र का समर्थन करता है। और जो सेकंड नंबर पर हम देखते हैं वो क्या चाहता है, हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन को लेकर। आखिर किसका प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण। हम कह सकते हैं जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्शन देने का भी जॉन रॉल्स एफर्ट्स कर रहा है।
इसलिए जॉन रॉल्स की थ्योरी हम कह सकते हैं पब्लिक वेलफेयर के फेवर में है, इट मीन्स समाज कल्याण के फेवर में है, सभी जनता का भला करना चाहते हैं अपनी थ्योरी के माध्यम से। और हम ये भी देख सकते हैं जब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं कि वीकर सेक्शन को लेकर जितना जॉन रॉल्स ने एक एफर्ट्स किया है उतना अभी तक किसी ने नहीं किया, और एक स्पेशली हम कह सकते हैं यूएसए जैसे कंट्री में। लेकिन हम ये भी देखते हैं आखिर ऐसी कोई परिस्थिति बनी होगी, ऐसा कोई रीजन रहा होगा जब जॉन रॉल्स ने इस तरह की थ्योरी को इमर्ज किया कि हाँ इस तरह की थ्योरी होनी चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पर हम कह सकते हैं यूएसए और वियतनाम में हम कह सकते हैं युद्ध चल रहा है, वॉर की सिचुएशन हम कह सकते हैं, वॉर होता है। और वॉर के बाद हम कह सकते हैं युद्ध के बाद सबसे जो परिस्थितियाँ बदल जाती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है हम कह सकते हैं लिबरलिज्म, उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट अभी तक बैलेंस बना हुआ था लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, और हम कह सकते हैं एक बड़ा संकट सामने आ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वियतनाम पावरफुल सिचुएशन में चला जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में यूएसए के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन हमें भी देखते हैं आखिर यूएसए के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है। हम कह सकते हैं यूएसए में अश्वेतों की बात की जा रही है, इट मीन्स वाइट और नॉन वाइट्स की अगर हम बात करते हैं, उनको नॉन वाइट्स को लेकर हम बात कर सकते हैं, अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, अपने राइट्स को लेकर अपने अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं आखिर जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं, जॉन रॉल्स ने स्पेशली और भी कुछ एक्स्ट्रा कोई वर्क किया है नहीं किया है। हम ये देखते हैं न्याय की समस्या, आखिर जॉन रॉल्स ने क्या कुछ सर्च किया है। अभी तक तो हमने बुक को लेकर बात की, आखिर बुक में स्पेशली है क्या। बुक में हम कह सकते हैं कि जो उसका मेन हम कह सकते हैं जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है बुक का, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट टू लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर बात कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्शन टू वीकर सेक्शन को लेकर भी बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को लेकर बात की जा रही है। चलिए उसके बाद हम देख सकते हैं जॉन रॉल्स की जो अपनी एक थ्योरी है, हम कह सकते हैं वो मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कह सकते हैं स्टेट में जब हम जस्टिस को कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसने कहा जॉन रॉल्स ने प्राइमरी वस्तुओं को लेकर, इट मीन्स उनका हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स वो कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम कहें न्यायपूर्ण वितरण, जो हम कह सकते हैं एक न्यायपूर्ण वितरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम्स एज इट इज बनी रहेगी, प्रॉब्लम्स कभी समाप्ति नहीं हो पाएगी। आखिर जब हम बात करते हैं प्राइमरी गुड्स को लेकर हम बात कर सकते हैं, आखिर प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स को हम जो मेन जो समस्या की जो जड़ है, हम कह सकते हैं जो मेन प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो क्या है। उसने कहा प्राथमिक वस्तुओं का जब डिस्ट्रीब्यूशन ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा, अगर वो एक हम कह सकते हैं टेढ़े मेढ़े तरीके से होगा, जिगजैग मेथड अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी गुड्स को लेकर आखिर प्राथमिक वस्तुएं कौन सी, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट, अगर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है इसमें अधिकार और स्वतंत्रता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं राइट्स एंड लिबर्टीज को लेकर हम बात कर सकते हैं, अधिकार और स्वतंत्रता है फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड में आते हैं, सेकंड में बात की गई है शक्तियाँ और अवसर, इट मीन्स पावर्स की हम बात कर सकते हैं, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। चलिए ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं आय और संपदा, इट मीन्स इनकम एंड वेल्थ को लेकर बात की गई है। आय और संपदा का वितरण भी होना चाहिए, और हम ये भी कह सकते हैं अधिकार स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें शक्तियाँ और अवसर, हम कह सकते हैं पावर्स अपनी बढ़ाने के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और अवसर भी बात की गई है, सभी को एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में जैसे हमने डिस्कस किया इनकम एंड वेल्थ को लेकर बात की गई है, आय और संपदा। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम देखते हैं आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के साधन की बात कर सकते हैं, तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बात की गई है। आत्मसम्मान भी बहुत ही जरूरी है। अगर हम कहीं इसमें से किसी एक पॉइंट को निकाल दें, एक पॉइंट को कट कर दें, और हम कहें सपोज करें हम लास्ट वाले पॉइंट को ही साइड कर दें, उसको कट कर दें,
और हम कहें कि जो प्राइमरी हमारे नीड्स हैं, हमारे अधिकारी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए लिबर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम कहें कि हमारी पावर बढ़नी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास इनकम और वेल्थ होनी चाहिए, और हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो उसने कहा कि अधिकार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, पावर्स भी चाहिए, अवसर भी चाहिए, आय संपदा और सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आत्मसम्मान तो और भी ज़्यादा जरूरी है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की हम बात कर सकते हैं, प्राथमिकता का सिद्धांत। आखिर प्रायोरिटी को लेकर बात की जा रही है, प्राथमिकता हम किसको दे सकते हैं, तो उसमें 3 पॉइंट्स को लेकर हम बात कर सकते हैं। आखिर जॉन रॉल्स ने जो फर्स्ट प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं, पहली प्राथमिकता किसको दी है? फर्स्ट हम बात कर सकते हैं लिबर्टी को लेकर। आखिर हम कह सकते हैं राइट टू इक्वल लिबर्टी, समान स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी भी स्टेट में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम देखें जॉन रॉल्स की थ्योरी कहाँ पर सक्सेसफुल हो सकती है? जॉन रॉल्स तो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जॉन रॉल्स ने थ्योरी बनाई और स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, नहीं। जॉन रॉल्स ने एक इमेजिन किया है कि ऐसा होगा तो डेफिनेटली स्टेट में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर कोई ऐसा स्टेट है जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वेलकम, इस थ्योरी को फॉलो कीजिए। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी को लेकर जब हम बात करते हैं, पहली प्राथमिकता में क्या है? समान स्वतंत्रता का अधिकार, इट मीन्स राइट टू इक्वल लिबर्टी की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं, दूसरी प्राथमिकता क्या है? उसमें बात की गई अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट में भी आ जाते हैं, अवसर की समानता होनी चाहिए, इक्वल लिबर्टी को लेकर तो हमने देखा है, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी पर भी बात की जा रही है। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी की हम बात करें, आखिर तीसरी प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? हम कह सकते हैं न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण, इट मीन्स हम कह सकते हैं वेलफेयर को लेकर बात की जा रही है। किसको? हम कह सकते हैं पीपल्स के इंडिविजुअल को लेकर अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर वेलफेयर ऑफ पीपल्स की हम बात करें, व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। अगर हम कहें कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट प्रायोरिटी, जॉन रॉल्स ने कहा है कि इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अगर हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, या हम चाहते हैं स्टेट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो पाए, तो उसके लिए हमें सभी को इक्वलिटी देनी ही होगी। इक्वलिटी के साथ साथ में हमें भी कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी तो हमें देनी होगी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में जो हम कह सकते हैं जो बिल्कुल लोअर सेक्शन की हम बात कर सकते हैं, या फिर हम कहें जो एक वीकर सेक्शन है, ठीक है ना, उन व्यक्तियों का भी हमें कल्याण करना होगा। अगर हम कहें कि सपोज करें एक सर्कल हम बना लेते हैं, और हम अगर चाहते हैं कि सपोज करें 70% का तो हम भला कर रहे हैं, उसमें 30% को बिल्कुल हम हाशिए पर धकेल देते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक स्टेट का डेवलपमेंट हो चुका है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, या हम इसको एक 60 और 40 का रेशियो हम बना लें, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ठीक है 60% का हमेशा भला होना चाहिए, और 60% के लिए जस्टिस जो भी स्टेट में बना हुआ है, जो एक जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, तो फिर उनको भी कुछ नई थ्योरी इमर्ज करने की आवश्यकता क्या है? जितने भी हम देखते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं, वो क्या चाहते हैं? एक स्टेट में सभी का भला होना चाहिए, एक वेलफेयर सोसाइटी बननी चाहिए। तो जॉन रॉल्स वेलफेयर सोसाइटी को बनाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें देखिए जॉन रॉल्स, ऐसा नहीं हम कह सकते कि जॉन रॉल्स ने प्रॉब्लम्स को ही सर्च किया है कि प्रॉब्लम्स क्या है, हम कह सकते हैं कि स्टेट में प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन हमने 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को लेकर बात की, ठीक है ना। लेकिन हमें भी देखते हैं प्रायोरिटी को लेकर भी हम बात कर सकते हैं, प्राथमिकता देने की जो बात की है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि अगर हम कहें कि फर्स्ट प्रायोरिटी
हम इसको जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, फर्स्ट प्राथमिकता हम जिसको दे रहे हैं उसको थर्ड पोजीशन पर ले जाएं, नहीं। जॉन रॉल्स ने स्ट्रिक्टली बोला है कि उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर भी नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। चलिए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं और भी आगे चले तो हम ये भी देख सकते हैं न्याय के सिद्धांत को लेकर उसने बात की है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय जिसको हम बोलते हैं प्योर प्रोसीजर जस्टिस। आखिर जब हम बात करते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीजर जस्टिस आखिर है क्या, हम ये भी देखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन जो कंसेप्ट है, जो रोल्स की जब हम बात करते हैं, उसने कहा न्याय का सिद्धांत को उसने कहा है कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की एक संज्ञा दी है उसने, जिसको माना है उसने प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। लेकिन आखिर जो हम बात कर रहे हैं प्रक्रियात्मक न्याय आखिर है क्या, हम ये देख सकते हैं कि न्याय जस्टिस को लेकर जब हम बात करते हैं, जस्टिस का जो सिद्धांत उसको क्या होना चाहिए, सभी को सर्वसम्मति से एडमेंस सभी उस पर जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर एग्री होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहें कि स्टेट में कुछ भी इस तरह का पब्लिक वेलफेयर को लेकर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है और उसमें 40% एग्री है और 60% डिसएग्री हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो पाता है सर्वसम्मति सभी उस पर एग्री हो जाएं, किस पर, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर, न्याय के जो भी सिद्धांत हैं जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग, अगर हम उस पर सभी एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं, सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, जो भी थ्योरी जिस बेस पर उसने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है जॉन रॉल्स ने। लेकिन हमें देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर सकते हैं, वितरण व्यवस्था। अगर हम देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसके बेस पर हम इजीली उसको समझ सकते हैं। सपोज करें जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जब बनाया जाता है तो उससे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा को हम कह सकते हैं, संविधान सभा को बनाया जाता है, संविधान सभा के माध्यम से ही हम देखते हैं पूरा ही संविधान रेडी होता है, बहुत सारी डिबेट्स होती है और फाइनली हम एक संविधान अपना बना पाते हैं। लेकिन हमें देखें जैसे भी हम बात करते हैं जस्टिस, एक न्याय को लेकर स्टेट में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए सभी की सर्वसम्मति होनी चाहिए। हम ये तो कह सकते हैं कि ठीक है 90% एग्री हो जाती है, सहमत है, और उस पर हम कहें 10% डिसएग्री है, तो ऐसी कंडीशन में तो हम मान सकते हैं कि ठीक है 100% तो एक्यूरेसी कहीं हो ही नहीं सकती, 100% तो एग्री हो ही नहीं सकते। चलिए, लेकिन हमें देख सकते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है। जैसे हम देखते हैं हमारे जो पार्लियामेंट में बहुत सारे जो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद फिर लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग, ठीक है ना, मेजॉरिटी से पास भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो पब्लिक तक आते हैं तो पता लगता है, तभी तो रियलिटी का पता लगता है। लेकिन जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के साथ साथ में फिर हम कह सकते हैं एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बन सकती है। कैसे बनेगी उस पर भी हमें अभी कंप्लीटली डिस्कशन करना है। आखिर जॉन रॉल्स ने उसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशन किया है, उसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन रेडी किया है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। हम कह सकते हैं सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आखिर जस्टिस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक ऐसी थ्योरी को मर्ज कर सकते हैं, उस पर भी हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले हम देखें आखिर जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसा जस्टिस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है या जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं और उसमें हम कहीं नैतिक मूल्यवता या फिर हम मॉरल वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें उन सभी को इग्नोर किया जाता है तो ऐसे हम कह सकते हैं मॉरल वैल्यू की अगर हम उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में हमें भी देख सकते हैं कि जो हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और हम ये भी देख सकते हैं आखिर जॉन रॉल्स ने किसको क्रिटिसाइज किया है। जैसे हम बात कर सकते हैं उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें बात की जाती है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही
क्या कहलाता है, एक उपयोगितावाद की जो एक थ्योरी हमने डिस्कस की है। और उससे पहले हमने थोड़ा सा यूटिलिटेरियन पर बात की है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसको जॉन रॉल्स गलत बताते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अधिकतम लोगों का भला ही नहीं हमें देखना है। अगर हम कहें कि 60% का भला हो रहा है और 40% पीछे ही है, तो हमें 40% को भी 40% को भी आगे लाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो पीछे हमेशा पीछे ही रहेगा, उस पर कभी हम ध्यान ही ना दे पाएँ। तो इसलिए जॉन रॉल्स जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, उसको गलत बताते हैं। चलिए, लेकिन हमें भी देखते हैं, उसके हम साथ साथ में ये भी देख सकते हैं व्यक्ति की गरिमा। आखिर व्यक्ति की गरिमा को लेकर बात की जा रही है। जॉन रॉल्स क्या चाहते हैं, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में भी, जो 4th पॉइंट था हमारा आत्मसम्मान। इट मीन्स अगर हम कहें व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात की जा रही है। आखिर व्यक्ति की गरिमा रॉल्स की न्याय प्रणाली का मुख्य केंद्र है। डिग्निटी का होना बहुत ही जरूरी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन हमें भी देखते हैं आखिर जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी में और क्या कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आइए उसको भी समझते हैं। जब हम जॉन रॉल्स की जो मेथोडोलॉजी है, आखिर तर्क प्रणाली, जॉन रॉल्स ने किस तर्क प्रणाली का इस्तेमाल किया है, और उसी के बेस पर आइए इसको हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉन रॉल्स की तर्क प्रणाली। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, वैसे 2 पॉइंट्स को लेकर स्पेशली हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मूल स्थिति, इट मीन्स ओरिजिनल पोजीशन, और इसमें एक जो पॉइंट है वह अज्ञान का पर्दा, इट मीन्स हम कह सकते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। आखिर मूल स्थिति और अज्ञान का पर्दा, आखिर ये सब है क्या हम बात कर रहे हैं, चाहे ओरिजिनल पोजीशन है या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस की हम बात कर रहे हैं, आखिर इन दोनों का मतलब क्या है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोई भी कानून, जब हम देखते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लॉ मेकिंग की जब हम बात करते हैं, जब कानून बनाए जाते हैं तो बनाने वाले कौन होते हैं, हम कह सकते हैं उच्च वर्ग, या जिनको हम कहते हैं धनिक वर्ग, हम उसमें कह सकते हैं एलिट क्लास। कानून को बनाने वाले कौन होते हैं, हम कह सकते हैं एलिट क्लास के पीपल्स ही होते हैं। और डेफिनेटली जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऐसा कोई कानून हम देख सकते हैं, मैक्सिमम जितने भी कानून बने हैं अभी तक, तो बनाने वाले कौन है, एलिट क्लास ही है, और सबसे ज़्यादा उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है। लेकिन जॉन रॉल्स की थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, और वह बात करती है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन की बात करती है, और जो सेकंड पॉइंट है इसमें है अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो आईएएस के बारे में हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं मैथोडोलॉजी की या तर्क प्रणाली की, जब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स की जो तर्क प्रणाली है वो किस पर आधारित है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक अनुबंध पर ही वह आधारित है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, जब हम सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम ये भी कहें जितना भी कानून निर्माण होते हैं तो वह भी हम कहते हैं स्टेट का भी अगर बनाया गया है, सोसाइटी बनी है, तो उन सभी के पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को हमने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन अब हम बात करें जॉन रॉल्स की थ्योरी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही काम करती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं स्पेशली जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं समानता की जरूरत, इट मीन्स नीड ऑफ इक्वालिटी, उसको बेस बनाती है और उसी पर ही वह आधारित है। चलिए, लेकिन हमें भी देख सकते हैं, अगर हम और थोड़ा सा आगे चलें तो ठीक है, समानता की जरूरत पर तो यह आधारित है ही, हम मान लेते हैं। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है आखिर मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, आखिर ये है क्या। तो इसमें हम कह सकते हैं जॉन रॉल्स हम कह सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह का एक इमेजिन, जैसे हम एक कल्पना करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स इमर्ज होते हैं और हमारे माइंड में इस तरह के थॉट्स कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, लेकिन फाइनली या हम कहें किसी ऐसे
बहुत सारे माइंड में थॉट्स तो चलते हैं, बहुत सारे इस तरह काल्पनिक चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा ही चलती रहती हैं, लेकिन हम क्या सभी को कंप्लीट कर पाते हैं? क्या सभी को हम उस डायरेक्शन में जितने भी हमारे माइंड्स में थॉट आते हैं, चाहे वो हाइपोथेटिक हो या किसी अदर फॉर्म में है, तो क्या हम उन सभी को पूरा करने के लिए 100% काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन को लेकर जब हम बात करते हैं, जॉन रॉल्स ने एक इस तरह की कल्पना की है। आखिर क्या कल्पना की है, किस तरह का इमेजिन किया है? तो हम कह सकते हैं व्यक्तियों की उसमें बात की जा रही है, व्यक्तियों की वर्तमान सामाजिक स्थिति, सामाजिक अगर हम कहें एक पॉइंट है सामाजिक, सोशल एंड इकोनॉमिक परिस्थितियाँ, जो भी उनकी हम कह सकते हैं जो भी कंडीशंस की हम बात करते हैं या जो भी इस तरह की सर्कमस्टांसिस की अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ से उसने क्या किया, उसको अलग किया है। उसको किसको हम कह सकते हैं व्यक्तियों की जो भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए और समाज में जो प्रचलित जो कंटिन्यू प्रोसेस में जिस तरह से भी हम डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं या जो सोसाइटी में हम भेदभाव देख पाते हैं, उस सभी पर हम सभी को हटा दिया जाए। किसको? हम ये कह सकते हैं जो हमारी अपनी सोशल या इकोनॉमिक जो भी सर्कमस्टांसिस की हम बात करें, जो भी परिस्थितियाँ होती है, उन सभी को एक साइड में कर दिया जाए। और उसके बाद हम कह सकते हैं अगर हम देखें आखिर, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं, एक ऐसे ग्रुप की कल्पना करता है जॉन रॉल्स। किस तरह के ग्रुप? जिसमें हम कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एक ऐसे लोगों का ग्रुप होगा जो ये नहीं जानते हो कि वह ब्राह्मण है या फिर नगा या किस ऐसे कोई भी ट्राइबल हो सकती है, या हम कहें कोई भी जाति, किसी भी हम कास्ट सिस्टम से उसको जोड़े। अगर हम कहें अगर वो क्या ना जानते हो, वह ये नहीं जानते हो क्या कि वह किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या उनका रिलीजन क्या है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है या ईसाई है, उनको यह भी मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वह यह नहीं जानते हो कि वह ब्राह्मण कम्युनिटी से है या फिर नगा या फिर मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई, उन्हें इन सभी का नॉलेज नहीं होना चाहिए, इन सभी का पता नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप में, इस ग्रुप को कि हम पीपल्स की हम बात करें, इस ग्रुप के पीपल ये भी नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो? अगर हम देखें फर्स्ट कि ये नहीं जानते कि किस कम्युनिटी से है, फिर और क्या हो सकता है कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव जो भी हम देखते हैं सोसाइटी में कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये अमीर है ये गरीब है, ये दुबला है पतला है, हम उसी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम उसको अगर कोई रिच पीपल है तो उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अगर कोई लोअर क्लास का कोई पर्सन है तो उसको हम रिस्पेक्ट उतना नहीं दे पाते। अगर हम कंपेयर करें, एक अमीर व्यक्ति है कोई रिच पर्सन है तो उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो एक लोअर क्लास का कोई पर्सन है तो उसको हम कम रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उन सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक समस्या की जड़ है, अगर हम देखें तो उसको ही समाप्त करने की बात की है जॉन रॉल्स ने। उसने कहा समाज में किस आधार पर भेदभाव किया जाता है। अगर वही सब नहीं मालूम होगा, अगर जिस बेस पर हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, अगर वो समस्याएं खत्म कर दी जाए तो फिर क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी भी सोसाइटी को हम याद रखेंगे कि हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हैं, उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो बने ही बनेगा, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो जॉन रॉल्स का मानना ये भी है कि मूल स्थिति में रहने वाले लोगों को सामाजिक की हम बात करें, सामाजिक समझ तो होगी लेकिन थोड़ी समझ होगी, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक, आर्थिक और साइकोलॉजिकल की हम बात कर सकते हैं, साइकोलॉजी की हम बात करें, आर्थिक और मनोविज्ञान का हम कहें सिंपल नॉलेज, साधारण ज्ञान उनको होगा, एक्सपर्ट नहीं होंगे। अगर हम देखें अभी तक क्या है, अगर हम देखते हैं जितने भी कानून बनते हैं तो कानून को बनाने वाले कौन होते हैं? हम कह सकते हैं एक्सपर्ट होते हैं सभी, या हम कहें कोई भी हमारे जब पार्लियामेंट में जब हम देखते हैं कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो हमें देखते हैं उसमें या तो कोई एमपी की हम बात कर सकते हैं या फिर कोई मिनिस्टर हो सकता है, और उसी के साथ साथ में हमें भी देखते हैं बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी होती हैं तो जो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें काम करते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर बनाई है कि जॉन रॉल्स ने
कि मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन में हम बात कर सकते हैं कि ऐसे लोग पीपल्स की हम बात कर सकते हैं। ऐसा पीपल्स का एक ग्रुप होगा कैसे, जो इकोनॉमिक, आर्थिक और मनोविज्ञान का उनको नॉलेज होगा, एक्सपर्ट नहीं होंगे। चलिए, उसके बाद मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन में हम ये भी कह सकते हैं न्याय की भावना, उनमें न्याय की भावना भी होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ जस्टिस की हम बात कर सकते हैं, न्याय की भावना भी उनमें होगी। चलिए ठीक है। और स्थिति ऐसी कंडीशन में हम भी कह सकते हैं अपने स्वहित की चिंता करने वाले भी होंगे। इस स्थिति में रहने वाले लोग क्या होगा, अपने स्वहित, इट मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट की उनको कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता होगी। चलिए, उसके बाद लेकिन क्या होगा, एगोइस्ट। बट एक कंडीशन यह है कि वो इगोइस्ट नहीं होंगे, अहंकारी नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अहंवादी अहंकारी नहीं होंगे और उनके पास उत्तम जीवन को लेकर कोई सुनिश्चित दृष्टिकोण भी नहीं होगा। अगर हम देखते हैं हम क्या चाहते हैं, हमारी हमेशा से सोसाइटी में, स्टेट में एक इच्छा होती है कि हम अपनी जो लाइफ है उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, एक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं एक अच्छा जीवन सर्वाइव करने के लिए हम बहुत सारे स्ट्रगल भी करते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल करने के साथ साथ में ऐसा भी होता है सोसाइटी में वायलेंस भी होता है और उसमें हम उसका पार्ट भी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है। लेकिन जॉन रॉल्स का मानना है कि उत्तम जीवन, एक गुड लाइफ की हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एक सुनिश्चित दृष्टिकोण नहीं होगा, एक सुनिश्चित दृष्टि नहीं होगी। चलिए ठीक है। अगर हम देखें ऑल ओवर क्या नहीं जानने वाले होने चाहिए, जब हम बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन में कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं। कुछ कंडीशंस क्या हैं, अगर हम कहें ऐसा ग्रुप होगा, हम बात कर सकते हैं एक ऐसा ग्रुप होगा। अगर हम इमेजिन करने की बात की है जॉन रॉल्स ने कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, कैसी कल्पना करनी है। ऐसे लोगों का एक ग्रुप होगा जो क्या नहीं जानता हो, जिसे अपनी कम्युनिटी के बारे में ही ना पता हो कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या कोई और हूँ, ठीक है ना। और मुझे ये भी नहीं पता होना चाहिए कि मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या क्रिश्चियन हूँ या जैन हूँ या बौद्धिज्म, ठीक है ना। किसी भी धर्म की मुझे पता नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक कंडीशन ये भी बनाई है कि उसको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किस आधार पर होता है सोसाइटी में। उसके बाद एक कंडीशन ये भी है कि उनको नॉलेज तो होगी, किस चीज़ की नॉलेज होगी, आर्थिक, इकोनॉमिक नॉलेज की हम बात कर सकते हैं, आर्थिक ज्ञान उनको होना चाहिए। उसके बाद मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की हम बात कर सकते हैं, जनता के मन को भी तो पढ़ना होता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि उनको पूरी नॉलेज, हम कह सकते हैं एक्सपर्ट नहीं होंगे, उनको थोड़ी नॉलेज होगी। चलिए, लेकिन हमें देख सकते हैं उसके बाद इगोइस्ट, अहंकारी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति अहंकारी नहीं होते हैं, इगोइस्ट नहीं होते हैं और इस तरह का एक सुनिश्चित दृष्टिकोण भी वो नहीं बना पाएंगे। ऐसी कंडीशन से क्या होगा, अगर इस तरह की, जैसे हम जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा और एक अच्छा हम ये भी देख पाएंगे जब भी जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो किसी ना किसी से इफेक्ट होते हैं, किसी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, किसी को बेनिफिशरी या हम कहें किसी को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे कोई कानून, क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे कानून बने हैं जो सभी के लिए, हम कहें कि 100% पीपल के लिए उसको लाभ ही लाभ हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि अगर हम कहें कि उसमें कि 100% पीपल को लाभ ही लाभ हो रहा है, नहीं तो 1% को भी इससे कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई कानून हम मान ही नहीं सकते। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर एक कंडीशन, जो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, इसमें अज्ञान का पर्दा, यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस को लेकर बात की गई है। और उसमें हम ये भी देख सकते हैं, इसमें भी एक इमेजिन की बात की गई है कि कल्पना कीजिए, आखिर क्या कल्पना करनी है। तो उसमें हम कह सकते हैं कल्पना करनी है, कल्पना कीजिए, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, व्यक्ति सामाजिक, और उसको थोड़ा सा हम आगे देख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इट मीन्स सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स एक्सपर्ट को लेकर बात कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा उसको एडवांस में नॉलेज हो और इकोनॉमिक
हम कह सकते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर भी उसके पास बहुत ज़्यादा था भंडार है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हम देखें, आखिर अज्ञान के पर्दे को लेकर जब हम बात करते हैं, ज्ञान के पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति को और क्या नहीं पता होना चाहिए, यह भी नहीं जानता है क्या कि वह कौन है। इट मीन्स अगर हम कहें, अगर हमें ये पता होगा कि हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या उस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करेंगे और अपनी कम्युनिटी के फेवर में ही हम कुछ कानून बना पाएंगे। तो फिर फेयरनेस, जैसे हम बात करते हैं, जॉन रॉल्स स्पेशली जो एक कंटेंट पर बात करता हुआ है, फेयरनेस, निष्पक्ष, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये बनाई है, जब हम वेल ऑफ इग्नोरेंस में आते हैं, अज्ञान का पर्दा, वह कौन है ये भी उसको मालूम नहीं होना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं उसकी इंटरेस्ट, हम कहें उसकी रुचियाँ या हित, इंटरेस्ट को लेकर बात की गई, उसके हित क्या है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद उसकी आवश्यकताएं, नीड्स या हम कह सकते हैं वांट्स, वह चाहता क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। उसके बाद निपुणताएं, स्किल्स की बात की गई है, एबिलिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, योग्यताएं, ठीक है ना। इन सभी से वह अज्ञान होना चाहिए, अननोन अज्ञान होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम ये भी कह सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि वह ये भी नहीं जानता हो कि वास्तविक समाज में कौन कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती है। अगर हम कहें और उसको नॉलेज होगी कि इस प्रॉब्लम की वजह, इस समस्या से और भी समस्याएं बढ़ सकती है, या अगर उसको पता होगा कि सोसाइटी में, जो एक्चुअल सोसाइटी में बहुत सारे हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष किए जाते हैं, वायलेंस होते हैं, अगर उन सब का उसको पता होगा तो फिर भी हम ये देख सकते हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं या गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पर अपने फेवर में या फिर अपनी सोसाइटी के फेवर में या अपनी कम्युनिटी के फेवर में हम कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हम कहीं ना कहीं पर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम कर बैठते हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं जॉन रॉल्स का, जो आगे हम देख सकते हैं, जॉन रॉल्स की जो एक कंडीशन ये भी है कि मनुष्य को उतना ही जोखिम उठाना चाहिए, ठीक है ना, कि जितना सोसाइटी को बेनिफिट हो पाए और मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। लेकिन हमें भी देख सकते हैं जोखिम उठाने, या हम इसको कह सकते हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के डिसीजन लेते हैं और जिसमें हम इस तरह के डिसीजन ले पाते हैं मैक्सिमम, जिसमें हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो या हमारा पर्सनल बेनिफिट कुछ हो पाए। लेकिन उसको एक नाम दिया है जॉन रॉल्स ने, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, जुआ खेलना। जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कह सकते हैं गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोसाइटी के बारे में अच्छे से समझ रखते हैं, तो जब हमें इस तरह का मौका मिलता है, हम गवर्नमेंट के सिस्टम में या हम कहीं गवर्नमेंट में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो हम बहुत सारे इस तरह के फैसले लेते हैं जिससे सोसाइटी को उतना बेनिफिट नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देख सकते हैं अज्ञान के पर्दे के पीछे यह नहीं, इट मीन्स अगर हम देखें अज्ञान के पर्दे यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे कंडीशन ये भी है कि वह यह नहीं जानता हो, क्या नहीं जानता हो, कि वह कितना दांव लगा सकता है। इट मीन्स सोसाइटी को जितना हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं पर हम फिर एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना हम शुरू कर देते हैं। चाहे हम किसी भी सिस्टम में रहें, चाहे हम पब्लिक सेक्टर में रहें या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हम कहीं ना कहीं पर अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को हम फेवर कर ही रहे होते हैं। ये एक रियलिटी है जो जॉन रॉल्स ने, हम देख सकते हैं जॉन रॉल्स ने इसको स्पेशली एक्सपोज किया है, उसको बताने की कोशिश की है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही, जैसे हमने बात किया ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मूल स्थिति या फिर अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो इन सारे ही अगर हम देखते हैं 2 पॉइंट्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उसमें बात की गई है कि व्यक्ति को अगर हमें सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं पता होगा, अगर हम अननोन होंगे, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में एक अच्छा, हम एक बेहतर, एक ऐसी व्यवस्था को हम बना सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं उसमें ना ही तो मुझे अपनी चिंता होगी और ना ही किसी सोसाइटी की चिंता होगी, लेकिन एक ऐसा, हाँ, एक अच्छा बेहतर कानून बन सकता है जिसमें हमें भी देख सकते हैं कि जो एक हीनतम स्थिति वाले लोग हैं यानी कि जो लोअर क्लास हैं, ठीक है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये तो बात होगी, ठीक है,
इसको लेकर हम देख सकते हैं जॉन रॉल्स इमेजिन करने की बात करता है कि हमें इस तरह की कल्पना करनी है। इमेजिन करने को लेकर हम देख सकते हैं इमेजिन पर ही वह स्पेशली फोकस करता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हमें देखते हैं जॉन रॉल्स के एफर्ट्स तो रहे, हम मानते हैं, लेकिन जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, इसकी आलोचना भी हम देखते हैं की गई है। आखिर आलोचना में जब हम बात करते हैं तो हमें भी कह सकते हैं कि सभी को बात की गई, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें देखते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर हम दे भी देते हैं तो चाहे हम कितने भी हम कहें बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत ही इस तरह से अगर हम कोई सिस्टम में बदलाव कर भी लेते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, कोई ऐसा हम कह सकते हैं इक्वलिटी को लेकर हम ऐसे कानून बना भी दें, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो सकता है 100% हम कह सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए आलोचना की जाती है। उसमें हम देख सकते हैं रिच और पुअर दो सेक्शन तो हमेशा बने रहेंगे और उनके जो बीच में जो गैप है उसको कभी भी हम कह सकते हैं उसको बैलेंस में हम नहीं कर सकते, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें अंतर हमें देखने को मिलेंगे, उनको हम कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम 100% सोल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो और भी जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि हीनतम स्थिति वाले, इट मीन्स जो लोअर सेक्शन की हम बात करें उनकी पहचान करना भी जॉन रॉल्स कहता है कि जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं उन तक भी बेनिफिट पहुंचना चाहिए, ऐसा हमें एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट इमर्ज करना चाहिए जिसमें सभी का बेनिफिट हो पाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर हीनतम स्थिति वाले लोगों की भी बात की जाती है जॉन रॉल्स के द्वारा, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, उनकी पहचान करना भी मुश्किल होगा। और अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, उनकी पहचान कर भी लेते हैं, तो एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी हमारी कि हम किस आधार पर, हम उनका बेस क्या होगा, उनका आधार क्या होगा, किस बेस पर हम उनको कह सकते हैं कि ये एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उसको लेकर जॉन रॉल्स ने कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। और हम ये भी देखते हैं उसके बाद हम बहुत सारे जो मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं, उनका भी सिंपली मानना ये है कि जॉन रॉल्स कहता है कि आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड के बारे में उन्हें नहीं पता होना चाहिए। अगर हमें आर्थिक और सामाजिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, अगर वह नहीं होगी तो क्या हम एक अच्छा एक न्याय व्यवस्था या हम इक्वालिटी को लेकर जो बात करना चाह रहे हैं कि इक्वालिटी होगी, समानता होगी और सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, तो उस डायरेक्शन में हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। यह मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादियों का अपना मानना है। उनको मार्क्सवादियों ने भी, मार्क्सिस्ट है जो, उन्होंने भी जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, तो उसकी आलोचना की है। लेकिन अब लास्ट में अगर हम देखते हैं कंक्लूजन पर, जब हम बात करते हैं आखिर निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, अगर स्टार्टिंग से हम देखें जॉन रॉल्स की थ्योरी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और हमें भी देखते हैं 1971 में जो जॉन रॉल्स ने बुक लिखी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें जॉन रॉल्स अगर हम देखते हैं एक वेलफेयर सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। इट मीन्स हम कहें कल्याणकारी समाज की एक जो व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। और जितने भी हम देखते हैं, जितने भी अगर हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कानून बनाए जाते हैं, और हमें भी देखते हैं कि सिस्टम में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। और स्पेशली जैसे हम बात कर सकते हैं यूएसए को स्पेशली टारगेट किया जाता है, और यूएसए के साथ साथ में हमें भी देखते हैं कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश हैं जो जॉन रॉल्स की थ्योरी को फॉलो करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक लोअर सेक्शन है उसको भी स्पेशली फोकस करने की बात की है जॉन रॉल्स ने। लेकिन हमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे, चाहे मार्क्सिस्ट की हम बात करते हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर की हम बात कर सकते हैं जो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना कितना आसान है, किसी को भी आलोचना हम जब करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना कितना आसान है, लेकिन क्या जो आलोचना कर रहे हैं क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन है जो जॉन रॉल्स की थ्योरी से भी कुछ एडवांस में सोच सकते हैं? जब हमारे पास इस तरह का कोई
ऑल्टरनेट अगर हम कहें कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, और जब हम पूरी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम उसकी आलोचना के अलावा और कुछ हमारे पास काम ही नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस है तभी तो एक सिलेबस में हम देख पाते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी का हम स्टडी कर पा रहे हैं। जॉन रॉल्स ये कहता है कि अगर इस तरह का एक इन्वायरमेंट है, इस तरह की सर्कमस्टांसिस हैं, परिस्थितियाँ हैं, कुछ हम अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी में तो हमें करना चाहिए। उसके लिए इमेजिन करना होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने इमेजिन किया और कुछ चमत्कार हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पर काम करना होता है। उसी ग्रास रूट लेवल पर जो बात की जा रही है जॉन रॉल्स के द्वारा, क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं ऑलमोस्ट जितने भी कानून बने हैं वह किसी न किसी हम कह सकते हैं एलिट क्लास ने उसको बनाया है, और एलिट क्लास अपने फ़ायदे के ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून बनाए हैं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, जब उसको रियल में उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंट जब वो होते हैं तो उसके बाद रियलिटीज़ हमारी समझ में आती है धीरे धीरे। तो ये सब इतने इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर हम कह सकते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी का इम्पोर्टेंस है कंक्लूजन में, और अभी भी इम्पोर्टेंस है और इन फ्यूचर भी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो ये था हमारा जॉन रॉल्स की थ्योरी। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा लगता है, कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।